बाद भी वही काम किया जा सकता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से। तो ये इस स्पेस के अंदर चार्ली कहीं पर भी जाए, जॉन वहां उसको ढूंढ सकता है। तो इसका मतलब यह है कि जो जो जॉन का दायरा है वो पूरा प्लेन है, और इन दो वेक्टर्स की मदद से वो पूरे प्लेन को बना सकता है। मतलब ये बनाने की जो कैपेसिटी है, इसको स्पैन बोलते हैं, कि पूरे प्लेन को स्पैन कर रहा है। तो यहाँ पर पूरा आर स्क्वायर जो है वो पूरा बन जाएगा इन दोनों मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से। तो यहाँ पर जो हमारे वेक्टर्स हैं जिनको हम मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बोल रहे हैं, तो उसका स्पैन जो पूरा प्लेन है। यहाँ पर आप फॉर्मल डेफिनेशन हम स्पीडली देख सकते हैं कि आप यहाँ देख सकते हो कि स्पैन किसी सेट का अगर कुछ वेक्टर्स दिए हुए हैं तो उन वेक्टर्स का मिक्सचर है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन है। ये जो स्केलर्स हैं C1 C2, इनको हम बदल बदल के नए नए मिक्सचर्स, नए नए कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। और यहाँ पर सबसे खास बात यह है और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि वेक्टर्स जो है वो पूरे स्पेस को बना पा रहे हैं। इसका मतलब वेक्टर्स के पास कुछ कमी नहीं है, जॉन के पास किसी चीज की कमी नहीं है, वो कहीं भी पहुंच सकता है। और इसको याद रखना बहुत ही बेनिफिशियल होगा। इसको हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी थ्योरम्स में इस इंट्यूशन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। तो वापस से हम ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, इसको अगर आप पहली बार देखो शायद आपको बहुत अच्छा लगेगा ये। अगर मान लिया जाए जॉन 2 डायमेंशन के बजाय 3 डायमेंशन में स्पेस में है, और उसके पास एक और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आ गया है, डोरीमोन हेलीकॉप्टर। सो अब इनके भी अपने नियम हैं। इनके नियम हम वेक्टर से हम देख सकते हैं कि ये एक यूनिट में कितना एक्स एक्सिस पर फासला तय करते हैं, कितना वाई और कितना जेड। ये वेक्टर की तीनों जो अंदर स्केलर्स हैं उनसे हमें ये चीज पता लग रही है। तो आप शायद ये चीज समझ सकते हो। तो अब टास्क क्या है कि जॉन को घर से बाहर निकलना है और वापस आना है। लेकिन एक कंस्ट्रेन है। कंस्ट्रेन ये है कि एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल एक से ज्यादा बार नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है एक बार मैजिक कारपेट का इस्तेमाल हुआ तो दूसरी बार नहीं किया जा सकता। सो एक बार जितना करना कर सकता है वो 2 घंटे तक, 4 घंटे तक। सो अब मान लिया जाए अब वो पहले वेक्टर की मदद से वो C1 वक्त तक वो फासला तय करता है, फिर वो मैजिक कारपेट से थोड़ा सफर तय करता है, फिर उसको लगता है कि नहीं मुझे घर जाना है। तो अब लेकिन घर जाने के लिए उसके पास अब इन दो वेक्टर्स का वो दोबारा से इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो अब उसके पास सिर्फ एक ही वेक्टर बचा है, डोरीमोन। अब डोरीमोन उसको घर तक पहुंचा पाएगा या नहीं, ये किस बात पर तय डिपेंड करता है कि ये जो वेक्टर है V3, इसकी डायरेक्शन क्या ओरिजिन की तरफ है जहां पर जॉन का घर है। तो अगर ऐसा है तो वो घर तक पहुंच पाएगा, नहीं तो नहीं। तो अगर वो घर पहुंच पाता है तो इन वेक्टर्स को हम थ्योरेटिकली लीनियर डिपेंडेंट बोलते हैं। अगर वो घर नहीं पहुंच पाएगा तो उसको इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स बोलते हैं। मतलब क्या है, हमारे पास एक कॉम्बिनेशन लिया है, ये सब कॉम्बिनेशन है, ये मिक्सचर लिया है हमने C1 C2 V1 V2 V3 वेक्टर्स का, और हम कहाँ चाहते हैं कि ये 0 पर पहुंच जाए, मतलब वापस घर पे पहुंच जाए। हम चाहते हैं कि ये घर पर पहुंच जाए, और इस चीज का ख्याल रखेंगे कि C1 C2 C3 तीनों 0 नहीं होने चाहिए। नहीं तो कोई भी बोल सकता है फिर तो वो घर ही C1 C2 C3 अगर 0 हो जाए तो फिर तो वो घर में ही घूम के ही ट्रिप हो जाएगी। मतलब ऐसी ट्रिप हम नहीं चाहते हैं, वो घर से बाहर निकले। घर से बाहर निकलने के लिए C1 C2 C3 में से कम एक को नॉन जीरो होना पड़ेगा। मतलब हमें तीनों को 0 के इक्वल नहीं होने देना है, और तो तब वो लीनियर डिपेंडेंट बनेगा। और हम यहाँ देख सकते हैं अगर वो सच में डिपेंडेंट है ये वेक्टर्स, तो इसका मतलब ये जो V3 है, V3 ने ऐसा काम कर दिया हो शायद, जो मतलब कि वापस उसको घर भेज दिया। इसका मतलब जो हमारे पास जो ये आप फिर से ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगा सकते हो, ये वाला जो वेक्टर है ये इन दोनों का एडिशन, इन दोनों का मिक्सचर हो जाएगा। तो इसका मतलब एक वेक्टर ऐसा हमें मिल रहा है जो बाकी की के मिक्सचर है, इन तीनों में एक वेक्टर ऐसा मिल रहा है। मतलब हम यहाँ पर शायद वो नहीं है, यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं, लेकिन हम उस असम्पशन की बात कर रहे हैं कि शायद वो घर पहुंच गया और डिपेंडेंट वेक्टर्स है, तो कम से कम एक वेक्टर बाकी का मिक्सचर मिल गया। इसका मतलब वो जो
बाकी की मदद से बन रहा है उसको हम फालतू का वेक्टर बोल रहे हैं, मतलब रिडंडेंट वेक्टर बोल रहे हैं। रिडंडेंट वेक्टर की मौजूदगी मतलब डिपेंडेंट सेट। सो आप ये याद रख सकते हो, बहुत बड़ी चीज है, शायद आप बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर आप जैसे फॉर्मली डिफाइन करते हैं बुक्स के अंदर कि x1 x2 x की अगर सेट ऑफ वेक्टर्स हैं तो, और हमारे पास स्केलर्स हैं, तो वो सबको जीरो नहीं होने देना है। और जीरो ये राइट साइड में, इसका मतलब वो वापस घर लौट आया है। घर लौटने का मतलब डिपेंडेंट है। और जैसा कि हम बोल रहे थे कि अगर वेक्टर्स अगर वेक्टर्स जो है वो स्पैन करते हैं, अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, स्पैन करते हैं तो वो कहीं भी जा सकता है जॉन, तो उसके पास कोई कमी नहीं है, उसके पास कोई शॉर्टेज नहीं। और अभी थोड़ी देर पहले ये भी बोल रहे थे डिपेंडेंट है, इसका मतलब कोई मिक्सचर है, फालतू का वेक्टर है। और इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब कोई फालतू का वेक्टर नहीं है। यहाँ पर ये बहुत बड़ी बात है जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, बहुत ही हम इनफॉर्मली बोल रहे हैं इसके बावजूद कि हमारे पास, ऐसा आप मान सकते हो कि ऐसे कोई बच्चा है, उसको स्कूल जाता है, उसको पॉकेट मनी मिलती है, और तो बच्चा सोचेगा उसके पास कोई कमी ना हो पॉकेट मनी की, और माँ बाप सोचेंगे उसके पास फालतू पैसे ना दें। तो मतलब कि दोनों की बात माननी है, इसका मतलब आ, हमें जो बच्चे की जो पॉकेट मनी है वो हमारे पास ऐसी होगी जो कि स्पैनिंग सेट भी होगा और इंडिपेंडेंट सेट भी होगा। मतलब ना तो उसके पास किसी चीज की कमी होगी उसकी, और ना ही कोई चीज फालतू होगी। तो यहाँ पर इन दोनों को मिक्स करना बड़ा सा नेचुरल सा कॉम्बिनेशन है, स्पैनिंग, ना तो किसी चीज की कमी ना कोई चीज फालतू, मतलब उसको बेसिस बोलते हैं। मतलब बेसिस एक न्यूनतम जरूरी चीज है। मतलब आप यहाँ से आप देख सकते हो कि काफी नेचुरल सा डेफिनेशन बन सकती है। और यहाँ पर आप इस तरीके की थ्योरम्स की आप बात कर सकते हो कि अगर आप ये चीजें अब अभी तक जो हम कर रहे थे, इतना सब चीजें अगर आप अप्लाई करोगे तो ये थ्योरम्स आप बहुत इजीली जस्टिफाई कर सकते हो इनफॉर्मली, फॉर्मली नहीं, लेकिन फॉर्मली भी आप इन सब चीजों का यूज करके, इन चीजों से मोटिवेट होके आप वो चीजें आगे बढ़ सकते हो। सो ये हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है, ये भी काफी अच्छा है। यहाँ पर हम एक बहुत ही अच्छी चीज देखेंगे कि मान लिया जाए हमारे पास दो नंबर्स हैं, दो नंबर्स के बीच की दूरी निकालने की हमारे पास एक तरकीब है कि दोनों का डिफरेंस लो और मॉड लगा दो। तो जैसे हमारे पास ए और बी के बीच की दूरी निकालना, मॉडल इसलिए लगा क्योंकि पॉजिटिव दूरी होती है, हम जैसा मान के चल रहे हैं। मान लिया जाए हमारे पास ये फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर आप देख सकते हो कि ये फंक्शन में ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है y इक्वल टू 1, और ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ इस हॉरिजॉन्टल लाइन को टच करने की कोशिश कर रहा है। मतलब जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा x की वैल्यू बढ़ती जाएगी और फंक्शन 1 के पास जाने की कोशिश करेगा, और जहां फंक्शन जाने की कोशिश करता है वो लिमिट है। तो मतलब फंक्शन 1 के पास जाने की कोशिश कर रहा है जब x की वैल्यू बड़ी से बड़ी होती जा रही है। मतलब फंक्शन और 1 के बीच की जो दूरी है वो बहुत छोटी, बहुत बहुत छोटी होती जा रही है जब x बड़ा से बड़ी वैल्यू रखता जा रहा है। मतलब लेकिन बड़ा छोटा होना ये बहुत ही सब्जेक्टिव सी चीजें हैं। मेरे लिए कोई छोटी चीज है, किसी और के लिए वो छोटी चीज शायद नहीं है। तो इसको आप मैथमेटिकली एक कंसेंसस हम किस तरीके से बना सकते हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बना सकते हैं। अगर आप ये चीज फॉलो कर रहे हैं तो शायद एक बहुत बड़ी चीज आप इस चीज को समझ सकते हैं अगर आप इसको पहली बार देख रहे हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे थे कि फंक्शन और 1 के बीच का फासला बहुत कम है। मतलब कि बहुत कम का मतलब क्या है कि जितना हम सोचेंगे उससे भी कम है। मतलब अगर हमारे दिमाग में एप्सिलॉन कोई नंबर आता है तो फंक्शन और 1 के बीच की फासला एप्सिलॉन से भी छोटा है। लेकिन ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब बहुत लंबे टाइम के बाद, जब एक्स बहुत बड़ा फासला तय कर चुका हो। कितना लंबा फासला, मतलब उसको हम मैथमेटिकली हम एक कैपिटल एम ढूंढेंगे जिसके बाद हमेशा के लिए फंक्शन 1 के करीब आ जाएगा। मतलब उनके बीच का फासला हमारे सोचे हुए एप्सिलॉन से भी कम हो जाएगा। मतलब अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो वो लिमिट की डेफिनेशन हो जाएगी। मतलब किसी भी एप्सिलॉन के लिए, हमारे दिमाग में आने वाले किसी भी नंबर के लिए हम एक ऐसा वक्त ढूंढते हैं जिसके बाद हमेशा के लिए फंक्शन 1 के करीब आ जाएगा।
सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पर मैं एक चीज यहाँ पर लाना चाहता हूँ, हमारे पास शायद टाइम है, तो मैं एक चीज और यहाँ पर शो करना चाहता हूँ। मुझे मैं विंडो, यस, तो ये काफी इंटरेस्टिंग होगा। यस, मैं ये जो मैं एक सॉफ्टवेयर की वेबसाइट को मैंने यहाँ पर ओपन किया है, और इसमें ये जियोजेब्रा जो कि स्कूल टीचर्स, मैथ टीचर्स में काफी फेमस है। तो इसमें लेकिन यहाँ पर हमारे लिए बहुत क्रूशियल है इस स्टेज में हम जिसकी बात कर रहे हैं, सीक्वेंस की भी लिमिट की बात हम करते हैं, वैसे ही जैसा अभी हमने फंक्शन की बात की एट इंफिनिटी। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये हमारे पास सीक्वेंस है, और इसको आप ऐसे, ये सीक्वेंस की डेफिनेशन है। तो आप देख सकते हो कि जैसे 1 पर इस फंक्शन की क्या वैल्यू है, n इज इक्वल टू 2 के लिए क्या है वैल्यू, 3 के लिए क्या। तो इस तरीके से फंक्शन जो है ऐसे चल रहा है, ऊपर नीचे, लेकिन ये डॉटेड लाइन के पास आता जा रहा है। मतलब फंक्शन डॉटेड लाइन मतलब l इज इक्वल टू 1। मतलब आप देख भी सकते हो कि फंक्शन की लिमिट अगर आप n टेंड्स टू इनफिनिटी लगाओगे तो वो 1 को टेंड करेगा। तो लेकिन हमारे लिए इंटरेस्टिंग चीज वो नहीं है, इंटरेस्टिंग चीज ये जो ग्राफ है, ये इसको हम कैसे देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ शो एप्सिलॉन करता हूँ। एप्सिलॉन में आप देख सकते हो कि इन दो स्ट्रिप्स के बीच रहना, मतलब का जो कि हम चाहते हैं, अगर आप स्ट्रिप के बीच हैं तो इसका मतलब ये है कि जो पॉइंट है, सीक्वेंस का पॉइंट है, वो डॉटेड लाइन के पास है। जैसे हम शो एम करते हैं तो और काफी इसको हम अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ रेड जो बॉल्स दिख रहे हैं, इसका मतलब ये वो टर्म्स हैं जो स्टेप से बाहर है, जो कि 1 से दूर है। हम एप्सिलॉन जो है ये हमारे हाथ में है, एप्सिलॉन हम कंट्रोल करते हैं, ये हमारा सोचा हुआ नंबर है। और आप देख सकते हो कि एप्सिलॉन को छोटा करने का क्या नतीजा है कि ज्यादा से ज्यादा बॉल रेड हो रही है, और ऐसा वक्त जिसके बाद हमेशा के लिए बॉल इस स्ट्रिप के अंदर पहुंच जाए, ट्रम्प स्ट्रिप के जो कि हम चाहते हैं, वो हमारा एम है। मतलब जैसे आप देख सकते हैं कैपिटल एम की वैल्यू 7 हो सकती है। तो और एम को और छोटा करेंगे तो आप देख सकते हो कि वो बढ़ जाएगी, जैसे जैसे हम इसको हॉरिजॉन्टली थोड़ा जूम करके भी देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आप एप्सिलॉन को बहुत छोटा ले सकते हो। तो आप यहाँ यू कैन सी कि एम की वैल्यू पर क्या असर पड़ रहा है। लेकिन एक वक्त हमें मिल रहा है जिसके बाद फंक्शन हमेशा के लिए डॉटेड लाइन से चिपक गया, जो कि हम चाहते थे। यही लिमिट की डेफिनेशन है। सो आप यहाँ पर इसमें बहुत इंटरेस्ट है, आप एक और सीक्वेंस लेके आ सकते हो, और ये देख सकते हो कि दोनों सीक्वेंसेस को आप कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी पहले उस चीज के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब किसका कैपिटल एम छोटा है, किसका बड़ा है। तो वो डिपेंड करता है सीक्वेंस पे, तो वो भी आप देख सकते हो। तो ये वेबसाइट आप चेक कर सकते हो, ये जियोजेब्रा वेबसाइट है, इस पे आप अलग अलग सीक्वेंसेस आप यहाँ चेंज कर सकते हो। सो ये विजुअली हम इंट्यूटिवली इस चीज को समझ सकते हैं, और इस चीज की बहुत बड़ी अहमियत है, ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं। सो मैं वापस से स्लाइड्स पर आता हूँ। स्लाइड्स को यस, हम यहाँ पर थे। तो इसके बाद हम यहाँ पर ये कुछ कैवियट्स हैं कि हमें किन जिन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। वो क्या है कि इंट्यूशन जो है, हमें कई बार ऐसा होता है कि इंट्यूशन की वजह से हम कुछ चीज़ों से मतलब किस चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर पाते। जैसे एक एग्जांपल हमारे पास है, बहुत ही वंडरफुल एग्जांपल, शायद आपको पसंद आए। ये हमारे पास एक सीरीज है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका सम क्या होगा, तो आप डेफिनेटली आप बोलोगे कि ये सम जो है ब्लो अप हो रहा है, और ये एक डाइवर्जेंट सीरीज है। लेकिन एक मतलब कि हम सिर्फ इतना ही बोल के रह जाते हैं कि ये सीरीज डाइवर्जेंट है, इसके बाद इस सीरीज का क्या नेचर है डाइवर्जेंट होते हुए, वो चीज से हम बच जाते हैं, और वो हमें एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिलता। तो लेकिन हमारे पास इसीलिए ये, क्योंकि इंट्यूटिवली ये ऐसा लगता है कि ये नंबर बढ़ते जा रहे हैं और सम बड़े से बड़ा होता जा रहा है, तो हम ऐसी सीरीज को इग्नोर करते हैं अक्सर। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूं कि इसका सम -1/12 है, तो आप बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है।
कि सभी पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स और उनको हम सम बोल रहे हैं जिस चीज को, वो सम ही नेगेटिव नंबर आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा मतलब इस चीज को लाने वाले पहले मैथमेटिशियंस में से एक लियोनार्ड ऑयलर, मतलब जिन्होंने इस चीज को लेके आए कि, और वो इस चीज को लेके आए तो वो ऐसा नहीं कि कहीं से भी उठा के ले आए, वो एक मॉडल लेके आए। और मॉडल की मैं अभी बात करूंगा, मॉडल का क्या मतलब, और उस मॉडल से उन्होंने इन डाइवर्जेंट सीरीज को एक वैल्यू असाइन करने की सोची। मतलब बेशक ये इंफिनिटी है, डाइवर्जेंट सीरीज है, लेकिन इस पे एक स्टिकर चिपका दिया -1/12 का कि ये वो वाली डाइवर्जेंट सीरीज है, मतलब ताकि हम डिस्टिंग्विश कर पाए डाइवर्जेंट सीरीज को भी। जैसे ऑयलर की ही अगर आप चीजों को आप लगाओ तो अब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इसका सम 0 है, मतलब कि इस मतलब दैट इज आल्सो वेरी सरप्राइजिंग। तो इसकी भी जो इंफिनिटी होगा उस पर जो स्टिकर चिपका होगा उस पर 0 लिखा होगा। तो ये काफी इंटरेस्टिंग पता नहीं लग रहा है, लेकिन बट इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन वाकई ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल जो मॉडल्स हैं हमारे पास उससे अलग है। मतलब इसका एक अलग फ्रेमवर्क का मतलब, मॉडल का मतलब क्या है कि हमारे कुछ रूल्स होते हैं, जैसे हम डिफाइन करते हैं कि ये डाइवर्जेंट सीरीज है, ये डेफिनेशन है, या ये ग्रुप है तो इसकी डिफाइन करते हैं, तो उसमें हमारी एक्सियम्स हैं, वो एक्सियम्स हमारे रूल्स होते हैं कि ये रूल को मानने वाली चीज को ग्रुप बोलेंगे, ये रूल को मानने वाली चीज को डाइवर्जेंट सीरीज बोलेंगे। लेकिन वो ट्रेडिशनल रूल से हटके एक रूल, सेट ऑफ रूल्स की बात कर रहे हैं हम। मतलब हम रूल्स, जैसे हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि मान लिया जाए इस प्लैनेट के अलावा एक और प्लैनेट है जहां पर इंसान रहते हैं, लेकिन उनके 2 हाथ नहीं हैं, उनके 3 हाथ हैं, उनके पास 2 आंखें से ज्यादा आंखें हैं। तो मतलब वहां, अब हमें बोलने में अजीब लग रहा है, लेकिन वहां की जो इंसान बनने की जो एक्सियम्स होंगी उसमें 2 से ज्यादा आंखें, 2 से ज्यादा हाथ, ये सब चीजें आएंगे। बेशक हमें वो अजीब लग रहा है, लेकिन वो वहां वो भी इक्वली वैलिड है, अगर ऐसा कोई एग्जिस्ट करता है तो वैसे वो एक अलग कॉन्टेक्स्ट हो गया। तो कॉन्टेक्स्ट बदलने से, रूल बदलने से हमारे पास नई नई थ्योरीज बन सकती हैं। तो ऑयलर की थ्योरी से वो चीज आई है, तो ये ट्रेडिशनल थ्योरी से अलग है। सो तो आप देख सकते हो, ये ट्विटर की पोस्ट का मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, लियोनार्ड ऑयलर वाज अ मैथमेटिकल गैंगस्टर। तो गैंगस्टर का मतलब यहाँ पर यह है कि ऑयलर जो है वो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल चीजों को ब्रेक करके कुछ नई चीजें लाने वाला मैथमेटिशियन था। यहाँ पर आप ऐसा नहीं कि मतलब कि आप यहाँ जिसकी हम बात कर रहे हैं ये कोई ऐसे ही आगे, आप इसको, इस चीज को फिजिसिस्ट बहुत यूज करते हैं। अब स्ट्रिंग थ्योरी के अंदर ऐसी कैलकुलेशंस होती हैं और वहाँ ये कैलकुलेशन सही बन पाती हैं वहां पर। लेकिन ये बिल्कुल सच है कि इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया है, और हम बहुत ज्यादा इनके बारे में नहीं जानते हैं फिलहाल। लेकिन जैसे हम कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे थे कि कॉन्टेक्स्ट बदलने से अजीब अजीब चीजें आ जाती हैं। जैसे अभी फिलहाल हम यहाँ पर एक ग्राफ देख रहे हैं, हम स्कूल में ये पढ़ते थे कि अगर ग्राफ कहीं से गैप आ जाए, कट जाए, तो वो डिसकंटिन्यूअस होता है। फिलहाल ये ग्राफ हर जगह कटा हुआ है, तो लेकिन अगर फंक्शन ये n से r तक है तो ये कंटिन्यूअस है। आप मैट्रिक स्पेसेस की बात करोगे तो ऐसे फंक्शंस कंटिन्यूअस फंक्शन और होगा भी, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन है। तो कॉन्टेक्स्ट बदल गया, आर से अब फिलहाल हम एन मैट्रिक्स, तो हम कॉन्टेक्स्ट बदलते हैं तो अजीब अजीब चीजें आ सकती हैं। और वी शुड बी ओपन अगर वी वांट टू डू समथिंग इन मैथमेटिक्स। सो ऐसा नहीं कि ऑयलर अकेला था ये सब काम करने वाला। रीमान ने इस पे काफी रिगरस थ्योरी, मतलब कि एज कंपेयर टू ऑयलर, रिगर लाने की कोशिश की। और रीमान हाइपोथेसिस यहीं से रिलेटेड है जिसको CMI क्ले मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट ने अपनी 7 ओपन प्रॉब्लम्स में रखा हुआ है। तो मतलब अगर कोई इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है तो उसको $1 मिलियन प्राइज मिलेगा। मतलब आप देख सकते हो कि इंट्यूशन हमें कैसे बचा सकती है ऐसी इंपॉर्टेंट चीजों को, ऐसी इंटरेस्टिंग चीजों से जो इतनी फेमस है। मतलब कि अगर आप उसको ढूंढ पाए तो तभी वो फेमस हो पाई है।
इस पे काम करने वालों में रामानुजन भी है, जो मतलब कि रामानुजन ने मतलब इसीलिए इसको बहुत सारे लोग रामानुजन समेशन बोलते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ यही समेशन है, इसके अलावा और भी समेशन है, सीजारो समेशन, जो कि सीरीज के सम को एक अलग ढंग से डिफाइन करने की बात करते हैं, और वो इक्वली वैलिड है भले ही हमें अजीब लगे। सो इंट्यूशन हमें इन चीजों को एक्सप्लोर करने से रोक सकता है। सो और भी इंट्यूशन से कुछ रॉन्ग कंक्लूजन्स भी आ सकते हैं। ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। आ, आप ये मतलब कि मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि टाइम इतना नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि इन सब यहाँ पर किस तरीके से ये जो फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट है, ये एक आप बोल सकते हैं इसके मिसकंसेप्शंस हैं, एज लाइक लाइक इफ यू टॉक अबाउट ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग थिंग्स। सो इन एरर्स से मतलब सो कॉल्ड एरर से इंट्यूशन की वजह से जो आते हैं उनको कैसे बचा जा सकता है। इस पे अगर मुझे मेरे लिए जो हेल्पफुल रहा है आज तक, कि अगर मुझे कोई इंट्यूटिवली कोई चीज मिली है तो मैं उसको डेफिनेशन से रिलेट करने की कोशिश करता हूँ। मैं उसको रिगरसली जो मैथमेटिकली साउंड प्रूफ्स होते हैं जिनको बोलते हैं लोग, तो उनसे कंपेयर करने की कोशिश करता हूँ और देखता हूँ कि क्या मेरी इंट्यूशन वाकई सही है। तो इंट्यूशन मतलब कि जैसे रामानुजन के बारे में भी बोला जाता है कि ही वाज वेरी इंट्यूटिव, एंड व्हेन ही वेंट टू कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन यूके, तो हार्डी के पास, तो मतलब कि दिस वाज फ्रॉम द मूवी द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। आप ये कैप्शन जो ऊपर लिखा हो आप उसको देख के समझ सकते हो कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, कि सिर्फ इंट्यूशन से बात नहीं बनती है, लेकिन इंट्यूशन इज इक्वली पावरफुल। बहुत सारे लोग, अगर आप रिसर्च करते हो, आप रिसर्चर हो, तो आप कुछ नई चीज लेके आते हो, तो ये एक बहुत ही फेमस सवाल है जो आपसे लोग पूछ सकते हैं कि आप वो नई चीज लाने के पीछे मोटिवेशन क्या है। अ, वो आप वो मोटिवेशन आपकी इंट्यूशन हो सकती है। तो इंट्यूशन इज अ पावरफुल टूल, लेकिन हमें कुछ चीजों की एहतियात रखनी पड़ेगी कि इंट्यूशन है तो क्या हमारे अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स जो हैं जिनको हम फॉलो करना चाहते हैं, वो चाहे नॉन ट्रेडिशनल ही क्यों ना हो, मतलब उनके तहत वो इंट्यूशन क्या मीनिंग रखती है। हो सकता है वो दिखने में हमें लगे लेकिन उन रूल्स के मुताबिक ना हो। जैसे एक बहुत फेमस एग्जांपल आप देख सकते हो कि 0 और 1 के बीच भी जो रियल नंबर्स का साइज है ऑल रियल नंबर्स का, वही ऑल रियल नंबर्स का हो जाएगा। मतलब ये इंट्यूटिवली बड़ा अजीब लगता है। तो इसके पीछे भी बहुत सा एक हिस्ट्री है जो कि मैं यहाँ अनफॉर्चुनेटली अब नहीं डिस्कस कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे शायद इस चीज को क्लोज करना चाहिए। लेकिन आप इस चीज को पढ़ सकते हो, आप वीडियो को पॉज करके बाद में। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, और किस तरीके से इंट्यूशन एक पावरफुल टूल है, और हमें सिर्फ कॉन्शियसली तैयार रहना चाहिए कि इंट्यूशन से हमें जो चीजें मिल रही हैं क्या वो हमारे रूल्स, डिफाइंड रूल्स के मुताबिक कहाँ तक ठीक है। तो मैं फिर से आपका थैंक यू करना चाहूँगा सभी का, कि आपने आपके अटेंशन के लिए, इस सब के लिए। और आपके अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं, मैं बहुत ही खुशी के साथ उनका जवाब दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच अगेन। आई एम थैंकिंग डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन हरियाणा फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, एंड दिस इज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी। तो सभी का धन्यवाद।